समस्या का। अभी हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कौन है? मिस्टर हरिदास। मिस्टर हरिदास है इसमें। उसकी करोगे वेतन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या रहता है, वर्किंग नोट, फ्रेश सॉल्यूशन, हेडलाइन सब बताएंगे एक एक करके। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप चैनल में न्यू हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इनकम टैक्स का सीरीज स्टार्ट हो गया है। इनकम टैक्स का पूरा मिलेगा, मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ मिलेगा, साथ में 11th 12th वालों का भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर, वेतन से आय शीर्षक का बैक क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित विवरण से मिस्टर हरिदास, जो एक व्यक्ति का कर्मचारी है, ठीक है, जो एक व्यक्ति का कर्मचारी है, कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए वेतन से आय की गणना कीजिए। मिस्टर हरिदास की हमें वेतन से आय की गणना करनी है। आगे क्या दिया क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे बुक का पेज नंबर 161 है, आपके जो बुक है उसमें 160 या 158 के आसपास कुछ होगा, मैच कर लीजिए। बैक क्वेश्चन 24 नंबर है। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, उसको वेतन मिला 11,000 प्रति माह, और क्या मिला है, मकान किराया भत्ता 4,800 रुपए, महंगाई भत्ता 10,000 प्रति माह, मनोरंजन भत्ता 2,400 रुपए। मनोरंजन भत्ता जब मिलता है तब हम ये देखते हैं कि वो जो कर्मचारी है क्या वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी, कौन सा है। अगर सरकारी है तो उसको अधिकतम 5,000 रुपए का छूट मिलने का चांस रहता है, लेकिन अगर वही गैर सरकारी कर्मचारी हुआ उसको कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा राशि करोगे होगा, सारी राशि को हमें वेतन शीर्षक में यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, मिस्टर हरिदास और उसका नियोक्ता मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में 14% अनुदान करते हैं, ठीक है। जो मिस्टर गुप्ता मिस्टर गुप्ता नहीं, हरिदास ने, हरिदास जो 14% अंशदान किया वो वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ही पैसा को अपने प्रोविडेंट फंड में जमा किया, वेतन का पैसा बचा के, इसलिए उसको छूट मिलेगा धारा 80C के अंतर्गत। तब जाके यहाँ पे जितना वो जमा कर रहे हैं वो धारा 80C में कटौती मिलेगा, यहाँ पे वो करोगे नहीं होगा वेतन शीर्षक में, तो यहाँ पे उसको छोड़ देना है। लेकिन उसका मालिक, उसका नियोक्ता भी 14% से यानी कि समान ही अनुपात में अंशदान दिया है, तो उसका नियोक्ता जो अंशदान दिया है वो करोगे होगा वेतन शीर्षक में, हमें यहाँ पे शामिल करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, उसके नियोक्ता द्वारा उसे एक छोटी कार अपने निजी तथा कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखी है या दिया गया है। कार के खर्चे नियोक्ता वहन करता है। कार के खर्चे नियोक्ता वहन करता है, यानी कि कार्यालय और निजी दोनों कार्य के लिए एक छोटी कार दिया था, और इस कार को जब वो ऑफिस में आना जाना करता है, कार्यालय में आना जाना करता है, और घर में आने के बाद जब चलाता है, इन सभी का टोटल व्यय या टोटल जो खर्चा होता है वो खर्चा कौन वहन करता है? पूरा मालिक, पूरा नियोक्ता वहन करता है। तो इस दशा में छोटी कार का हो जाएगा 1,800 रुपए प्रति माह अनुलाभ का मूल्य होगा, करोगे होगा वेतन शीर्षक में, हम यहाँ पे शामिल करना ही पड़ेगा उसको। आगे, वहां एक किराए के मकान में रहता है जिसका मासिक किराया 6,000 रुपए है। मिस्टर हरिदास मेरठ में कार्यरत है। हमें यहाँ पे उसने मकान में रहता था, जिस मकान में रहता था उस मकान का वो किराया चुका रहा था 6,000 रुपए, लेकिन इस 6,000 वो चुका रहा था, इसके लिए भी उसको मकान किराया भत्ता मिल रहा था मालिक की तरफ से। तो हम यहाँ पे मकान किराया भत्ता की जब गणना करेंगे, जब वर्किंग नोट निकालेंगे, तब ये 6,000 रुपए का जो किराया चुका रहा है घर का, वो वहां पे यूज होगा, वहां पे काम आएगा। इसको मेन सॉल्यूशन में नहीं दिखा देना है जितना किराया चुकाया, वो वर्किंग नोट में यूज होगा। तो अभी हम सबसे पहला हेडलाइन डालते हैं मिस्टर हरिदास की, उसके वेतन से आय की गणना करेंगे। इसके लिए हेडलाइन में आएगा मिस्टर हरिदास की करोगे वेतन से आय की गणना, ठीक है। वेतन से आय गणना कीजिए बोला गया था, तो मिस्टर हरिदास की
वेतन से आय की गणना, वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए ये हमें लिखना ही पड़ेगा। और देखो हेडलाइन बनाने में कोई अटकना नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जिस चीज को गणना करने बोला गया सीधा उठाओ और उठा के हेडलाइन लगा दो, हो गया हेडलाइन। अब क्या करेंगे, अब हमें सॉल्यूशन बनाना है। अब उसको वेतन मिला है, सबसे पहला वेतन कितना मिला है उसको, 11,000 रुपए प्रति माह। अब वेतन मिला है 11,000 प्रति माह, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12 महीने का 11,000 का 12 महीने से गुना करेंगे, 1,32,000 रुपए का उसको वेतन बन रहा है। ठीक है, 1,32,000 रुपए का उसका वेतन बन रहा है। अब वेतन के अलावा और क्या क्या चीज मिला है जो वेतन शीर्षक में कार्य होगा, सभी को शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। अब वेतन के अलावा क्या मिला है इसको, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता। तो महंगाई भत्तों को पहले लिखते हैं, महंगाई भत्ता, क्योंकि ये पूरा करों के भत्ते होते हैं। देखो यहाँ पे भत्ते को लिखने का जो नियम है, उसका जो कंडीशन, देखो किस तरीके से लिखते हैं उसको। सबसे पहला वेतन, फिर भत्ता, भत्ता में पूर्ण करों के भत्ते पहले, फिर आंशिक कर मुक्त भत्ता, फिर कर मुक्त भत्ता। अनुलाभ में भी संपूर्ण करों के अनुलाभ पहले, उसके बाद आंशिक कर मुक्त अनुलाभ, उसके बाद संपूर्ण कर मुक्त अनुलाभ। इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। ठीक है, अंधाधुंध मतलब कुछ भी नहीं छापना है, आपने कुछ भी नहीं घुसाना है, लाइन से चलना है उसको। महंगाई भत्ता ये संपूर्ण करों के भत्ते होते, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, वरना क्वेश्चन में तो कहीं भी घुसा देगा घुमाने के लिए। वो जो चीज पहले बोलना चाहिए लास्ट में बोलेगा, बीच में बोलेगा, कहीं भी दे देगा, हमें उसको मतलब नहीं, हमें अपने सिस्टम से चलना है। यहाँ पे महंगाई भत्ता मिला था 10,000 प्रति माह, तो 10,000 गुना 12, 1,20,000 रुपए का इसको महंगाई भत्ता मिला था। उसके बाद ऐसा कोई भत्ता है जो कर योग्य है संपूर्ण रूप से, ढूंढो। मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ता संपूर्ण रूप से कर योग्य है क्योंकि वो गैर सरकारी कर्मचारी है, और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कोई छूट उसको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मनोरंजन भत्ता कितना रुपए मिला है, मनोरंजन भत्ता मिला 2,400 रुपए प्रति माह, 2,400 प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिला है। तो गुना करेंगे 28,800 रुपए का, 28,800 रुपए का मनोरंजन भत्ता डायरेक्ट आ गया। अगर ये गैर सरकारी ना हो करके ये सरकारी कर्मचारी होता, उसके लिए हमें अलग से वर्किंग नोट की जरूरत पड़ता बनाने की, लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी है, डायरेक्ट करो क्या हो जाएगा, कोई छोट नहीं है इसका। ठीक है, सीधा टेक्स्ट होगा इसमें। आगे मकान किराया भत्ता है और इधर पे ठीक है। अब है आंशिक कर मुक्त, जिसमें है मकान किराया भत्ता। यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हैं कि संपूर्ण करों के भत्ते, आंशिक कर मुक्त भत्ते, संपूर्ण कर मुक्त भत्ते, हेडलाइन डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। और हेडलाइन डाल करके बनाओगे, सब कुछ क्लियर से दिखाओगे, बढ़िया है, अच्छा लगेगा वो चीज। तो यहाँ पे मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ते की गणना करने के लिए हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी करो। तो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट। इसमें हमें निकालना है मकान किराया भत्ता की गणना। मकान किराया भत्ते की हमें यहाँ पे गणना करना है, उसके लिए 3 कंडीशन होता है। सबसे पहला, प्राप्त मकान किराया भत्ता, जितना मकान किराया भत्ता मिलेगा उसको यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्या होता है इसके नियम, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य। ठीक है, ये सारे नियम आपको याद होना चाहिए। और एक कंडीशन है सी नंबर,
वेतन का 40 या तो 50%। देखो यहाँ पे 40 या 50% कौन सा लगेगा और कब लगेगा? अगर जो घर में वो रहता है, जहां के लिए उसको भत्ता मिल रहा है, जिस घर के लिए, वो घर कहाँ पे स्थित है, कौन से शहर में? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 शहर अगर है तो 50%। इन बड़े बड़े 4 शहरों को छोड़ के कोई दूसरा शहर है तो उसके लिए 40%। और क्वेश्चन में शहर के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, बिल्कुल साइलेंट है, तो उस दशा में भी हमें 40% लगाना होगा वेतन का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कि घर मकान मेरठ में है, मेरठ में है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 बड़े शहरों के बाहर का है तो 40%। ठीक है, इस तरीके से हमें फिक्स करना है कि 40% होगा कि 50%। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से कोई शहर हुआ 50% और इनके बाहर का कहीं भाई तो 40%। क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है शहर के बारे में तो भी 40%। अब हमें यहाँ पे शुरू से निकालना है मकान किराया भत्ता कितना मिला है। मकान किराया भत्ता 4800 प्रति माह, 4800 प्रति माह, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 4800 गुना 12 करेंगे तो 57,600 रुपए, 57,600 रुपए हो रहा है। दूसरा किराया चुकाया कितना दे रहा है? देखो क्वेश्चन पीछे दिया है आपको। किराया चुकाया 6,000 रुपए का, जिसका किराया सिर्फ 6,000 रुपए का दिया हुआ है। अब ये जो 6,000 है इसके पीछे प्रति माह वगैरह कुछ नहीं है, तो ये साल भर का 6,000 चुकाया है। कुछ बोला है वहां मकान किराया पर होता है जिसका मासिक किराया 6,000, मासिक क्या है? मासिक है, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 6 का 72,000 रुपए किराया चुका रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वरना एक आध वर्ड पढ़ने में छूट गया ना तो ऐसी गलती हो जाएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे बोला है कि मासिक किराया 6,000 है, 6,000 प्रति माह नहीं बोला, 6,000 से पहले मासिक बोल दिया तो प्रति माह नहीं है। ठीक, 12 से गुना कर देना है। माइनस वेतन का 10%। यहाँ पे वेतन में और मसला है, वेतन में और सारा चीज जुड़ेगा। लो अब यहाँ पे और निकालना पड़ेगा। वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई, वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए, यानी कि सेवा की शर्तों के अनुसार होना चाहिए, वरना नहीं। प्लस प्रतिशत वाला कमीशन। ठीक है, प्रतिशत वाला कमीशन भी होना चाहिए क्वेश्चन में। इन चीजों में से, इन सारी चीजों को मिला के बनता है हमारा वेतन। यहाँ पे कुछ बनता है किराए से मुक्त मकान में, और दूसरा चीज होता है वहां पे बहुत सारे करों के भत्ते जुड़ जाता है, नॉर्मल कमीशन, बोनस वगैरह, बहुत सारा चीज आ जाता है। इस कारण से वो हार्ड हो जाता है। अब यह मकान किराया भत्ता वो किराए से मुक्त मकान का मूल्य है, वो सुविधा है, अनुलाभ है, ये हमारा भत्ता है। अब सब लोग इसको समझ नहीं पाते, इन दोनों में हो जाता है टक्कर है आपकी, ये कौन सा है वो कौन सा है, दोनों को लोग समझ नहीं पाते। लोग अगर थोड़ा बहुत पहचान कर भी ले कि ये भत्ता है वो अनुलाभ है तो इसमें और कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें वेतन का मतलब ऐसा होता है, उसमें कैसा होता है, तो अदला बदली हो जाता है। उसमें वेतन से जो मतलब होता है लोग इसमें लिख देता है, इसका उसमें लिख देता है, पूरा मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है इसके अंदर। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखो, समझो। इसके पहले क्वेश्चन जो 22 नंबर था उसमें भी मकान किराए से मुक्त मकान था, उसमें क्या होता है वेतन का मतलब, वहां भी देखो। और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में मकान किराया भत्ता, इसमें क्या होता है इसमें देखो, दोनों में कंपेयर करो कि दोनों में वेतन का मतलब क्या अंतर हो रहा है, आपको खुद को क्लियर हो जाएगा वहीं से। अब इन सब में से हमारे पास क्या है, सबसे पहला मूल वेतन जो 1,32,000 रुपए का हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, प्लस महंगाई वेतन, ना यहाँ पे हम लिखे हैं ना हमारे क्वेश्चन में कहीं पे है, नहीं है, नील हो जाएगा, ये नील कर दिए। क्यों नील किया, नहीं है तो क्या ही लिखेंगे, जीरो है। प्लस महंगाई भत्ता सेवा की शर्त के अनुसार होना चाहिए, महंगाई भत्ता हमारे पास है पर सेवा की शर्त के अनुसार है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला है साइड में। और क्वेश्चन में जो प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया है वो सिर्फ वेतन का ही अंशदान किया है,
महंगाई भत्ता साथ में नहीं जोड़ा है, वो महंगाई भत्ता वो नहीं जोड़ा है, तो सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नहीं, उसको हम नहीं लिख सकते। महंगाई भत्ता हमारे पास है पर सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है, इस कारण से हम उसको नहीं लिख पाए। अगर सेवा का दिन होता तो हम उसको जरूर लिखते। प्लस परसेंट वाला कमीशन, ये भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेतन है 1,32,000 का। सर हमारा 1,32,000 के यहाँ जाएगा, वेतन हमारा क्या निकला 1,32,000 के 1,32,000 ही रह गया। बहुत सारा चीज यहाँ पे था लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं था वो चीज, तो नहीं लिखे, सब नील कर दिया। हो गया 1,32,000 वेतन आया, उसी 1,32,000 का हमें यहाँ पे काटना पड़ेगा 10%। 1,32,000 का 10% काटेंगे तो क्या आएगा 13,200। 13,200, अगर 13,200 देखो यहाँ पे माइनस करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला 10% का अधिक क्या, दोनों के बीच को हम माइनस करेंगे तब जो बैलेंस निकलेगा, अधिक क्या निकलेगा, शेष निकलेगा, उसको हमें वहां पे बाहर निकालना है। माइनस करो दोनों को, 72,000 का माइनस 13,200, 58,800 रुपए का, 58,800 रुपए। और तीसरा कंडीशन क्या है, वेतन का 40%। वेतन क्या निकला है हमारा 1,32,000, इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है और इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है। दोनों जगह वेतन का मतलब समान है, दोनों जगह सेम है, तो 1,32,000 का 40%, इसको काटो अभी, 1,32,000 का 40% आएगा 52,800 रुपए का, 52,800। कोई चीज छोटा तो नहीं है इसके अंदर का, कोई चीज छोटा नहीं है, नहीं छोटा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे कम क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे 57,000, 57,600 है, 58,800, 52,800 है। अब सबसे कम तो 52,800 दिख रहा है यहाँ पे, तो तीनों में से जो भी राशि कम होगा वही इसका कटौती मिलेगा, तो 57,600 ठीक है। अब तीनों में से जो भी कम होगा वही छूट मिलेगा। इन तीनों में से कौन सा कम है, सबसे कम यही है, तो ये हो जाएगा करमुक्त। ठीक है, ये करमुक्त हो जाएगा। अब मिला कितना था 8400, एक मिनट यहाँ पे मिला कितना था, मकान किराया भत्ता 4,800 में 8,400 लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है 4,800 लेकिन आएगा 57,600 ही आएगा। ठीक है, बस वहां पे पलट देना, 57,600 ही आएगा। और इसका अधिक क्या आया है 12,600 का 72,000 माइनस 13,200, 58,800 ही आया है। और वेतन का 40% काटे तो 52,800 आया है। तीनों में से सबसे कम यही वाला था, तो ये कर मुक्त हो जाएगा। अब ये कर मुक्त हो गया था तो कर योग्य कितना होगा, कर योग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता। प्राप्त भत्ता कितना 57,600, 57,600 माइनस प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। यह वाला सूत्र लॉन्च करने से हमारा मकान किराए भत्ते की करों की राशि भी निकल के सामने आ जाएगा। इस सूत्र को लॉन्च करते हैं। करों के भत्ते बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त भत्ता, प्राप्त मकान किराए भत्ता कितना मिला था 4800 पर मंथ, 57,600 पूरे साल भर का, माइनस कर मुक्त राशि। इन तीनों में से कौन सा कम है, इन तीनों में से कौन सा कम हुआ था, सबसे ज्यादा कम 52,800 रुपए, तो वही हो जाएगा छूट, वही हो जाएगा कर मुक्त, तो उसी को यहाँ पे माइनस कर देना है। अब कितना बचेगा 52,800 का और उधर 57,600 का, 4,800 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि।
तो ये मकान किराए भत्ता 4800 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से मकान किराए भत्ते को हमें निकालना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। लेकिन ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक समझना, कुछ इसमें समस्या हो तो पूछो, समाधान करेंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक और अच्छे से निगरानी करना, क्वेश्चन को छानबीन करना, कुछ छूट तो नहीं गया, एक आध मद छूट गया या क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया, सारा खेल बिगड़ जाएगा, यहाँ का सारा चीज का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसलिए ध्यान से सब कुछ, यहाँ पे 4800 लिखना था 8400 हो गया था, मिस्टेक हो जाता, लेकिन कैलकुलेटर में सही कैलकुलेट किया था, इस कारण से कुछ दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ध्यान से लिखना, अगर एक आध चीज उल्टा पलटा हो गया तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का। अब आगे क्या बोला है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड और कार, प्रोविडेंट फंड और कार की सुविधा है, कार की सुविधा भी है। तो यहाँ पे मिटाऊं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को मिटाना पड़ेगा अभी वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। हो गया, ठीक है। वीडियो को पीछे लेके देख लेना जिसको देखना है। तो अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, 12% से अधिक पर, ठीक है। अब जो अंशदान किया है कितना प्रतिशत से किया है, दोनों ही 14% से किया है। अब जो कर्मचारी खुद अपने ही पैसा 14% प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, उसके लिए उसको कटौती मिलेगा, छूट मिलेगा धारा 80C के अंतर्गत। लेकिन जो नियोक्ता, जो मालिक अंशदान कर रहे हैं, वो करोगे होगा वेतन शीर्षक में कितना प्रतिशत, उसने किया कितना 14% से, लेकिन छूट कितना होता है 12% तक छूट होता है, 12% तक छूट होता है। मुझे कैसे पता 12% तक छूट होता है, आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाओ नोट्स मांगो वहीं पे मिल जाएगा, फिर नोट्स पढ़ो तो आपको सब मिल जाएगा वहीं से। अब माइनस करने पर कितना का डिफरेंस है पे 2%, तो 2% से यहाँ पे करोगे होगा। अब 2% किसका काटना है, वेतन का। वेतन में क्या शामिल होगा, सेम टू सेम, यहाँ पे मकान किराए भत्ते को निकालने में जो वेतन यूज हुआ है वही वेतन प्रोविडेंट फंड में यूज होता है, दोनों सेम है यहाँ पे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। किराए से मुक्त मकान में अलग होता है, मकान किराए भत्ते में अलग होता है, लेकिन मकान किराए भत्ते में जो वेतन यूज होता है वही वेतन प्रोविडेंट फंड में यूज होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है वेतन में। तो यहाँ पे जो वेतन हम निकाले थे यही वेतन इसमें यूज हो जाएगा, कोई परेशानी वाला बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने आएगा, सिंपल सा बात है। कितना था 1,32,000 का, तो 1,32,000 का हम यहाँ पे काटेंगे 2%, 1,32,000 का 2% कितना होगा 2,640 रुपए, 2,640 रुपए, यही हो जाएगा 12% से अधिक पर प्रोविडेंट फंड में जमा पर करोगे राशि 2,640 रुपए। इसके अलावा और क्या क्या मिला है, उसको छोटी कार की सुविधा दी गई है, जिसका कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखी है। कार के खर्चे नियोक्ता वहन करता है, सभी खर्चे नियोक्ता वहन करता है। छोटी कार दिया है, कार्यालय और निजी दोनों जगह बराबर यूज हो रहा है, घसीट यूज कर रहे हैं, तो छोटी कार के लिए 1800 रुपए प्रति माह कार की सुविधा का मूल्य कितना हो जाएगा 1800 रुपए प्रति माह। और ड्राइवर नहीं है, अगर सोफर से ड्राइवर सही बोलता तो उसका भी 900 रुपए इसके अंदर और जुड़ जाता। तो सिर्फ खाली कार दिया है, छोटी कार है, 1800 गुना 12 21,600 रुपए हो जाएगा कार की सुविधा का मूल्य। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और नहीं है। 6,000 रुपए का मकान किराया चुकाया, मकान विराट में है, वो हम मकान किराया भत्ते में यूज कर दिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, टोटल करते हैं इसको मिटाना पड़ेगा। अब 1,32,000, 1,20,000 का 2800, 4,800,
2640, 21,600 रुपए। 3,09,840 रुपए का आना है, 3,09,840। ठीक है, 3,09,840 रुपए हो गया। ये हो जाएगा इसकी शकल वेतन। इसमें हमें घटाना है मानक कटौती। कितना रुपए घटता है वेतन चैप्टर में? 50,000 रुपए। हमेशा याद रखना है, वेतन चैप्टर बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है करोड़ के वेतन या वेतन से आगे गणना करने बोला है तो मानक कटौती 50,000 घटाना ही घटाना है। शकल वेतन बोलेगा गणना करने के लिए तब नहीं घटाना है। यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 घटा देंगे तो 2,59,840 रुपए आ रहा है। ये हो जाएगा इसका कर योग्य वेतन। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो गया? 2,59,840 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना। मेन फ्रेश सॉल्यूशन इस तरफ में, वर्किंग नोट इस तरफ में। आप लोग वर्किंग नोट को किसी दूसरे पेज में बनाना, मेरे बोर्ड में इस कारण से यहाँ पे बना दिए क्योंकि जगह में कमी पड़ेगा मुझे। अगर कुछ समस्या है तो पूछो, बिल्कुल कमेंट करो, उसका जवाब आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 4-5 टॉपिक का था, ज्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पे वर्किंग नोट, एक ही वर्किंग नोट अच्छा खासा बना है और अंशदान वाला तो डायरेक्ट 14-12% से निकल गया था, 2% लिख दिए थे यहाँ पे। और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है बिल्कुल पूछो, जरूर पूछो। टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहीं पे नोट्स मांगो, याद करो, तभी आप एक्सपर्ट बन जाओगे इनकम टैक्स में। और चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब न्यू वीडियो डलेगा। कंटिन्यू इनकम टैक्स का सीरीज चालू हो गया, रोज वीडियो मिल जाएगा। और 11th-12th का स्टार्ट होगा, मैनेजमेंट अकाउंट और इनडायरेक्ट टैक्स का भी 3rd ईयर का मिलेगा, 2nd ईयर सब चीज का मिलेगा। न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना वहां पे, ठीक है। और कोई है जो कोई दूसरा सब्जेक्ट वाला है, जैसे कि अपना दूसरा सब्जेक्ट कहने का मतलब 2nd ईयर या फिर 1st ईयर ऑफ 11th-12th, कोई ऐसा है तो कमेंट में बोलो कि उस क्लास का या उस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो बना दूंगा उसमें, ठीक है। उसमें सीरीज स्टार्ट होगा कुछ ही दिन से, 12th का अभी 1-2 दिन के बाद 12th का स्टार्ट हो जाएगा हमारा, फिर 12th का अकाउंट चलेगा। और कोई 1st ईयर 2nd ईयर वाले में से है तो बताना कि 1st ईयर 2nd ईयर वाला हो तो उसमें और उसका भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में ही तक, किसी के कोई समस्या होगा तो पूछना, ठीक है।